दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर ड्रेसर का जो सिलेबस है, उसमें से हर एक टॉपिक को एक-एक करके आप कवर करें और उस पे वीडियो बनाएँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये ड्रेसर का ओरिजिनल सिलेबस है और ये बीटीएससी की साइट से डाउनलोड किया गया है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म एंड यूज्ड इन एनाटॉमी। तो साथियों आज मैं जो है 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के जो है आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। और इसमें मैंने बेसिक्स एनाटॉमी के जो क्वेश्चंस हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, वो डालने की कोशिश की है। और ये क्वेश्चन मैंने किस आधार पे उठाए हैं, तो साथियों मैं बता दूं कि मैंने एज अ पैरामेडिकल लगभग 10 से 12 साल काम किया है। उसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट में रहा। अभी प्रेजेंटली मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ और मेरा जो है सिलेक्शन जो है अब एम्स में हो चुका है। एम्स में एज अ मेडिकल सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर हुआ है। तो मैंने ना इस लेवल के जो एग्ज़ाम है, ड्रेसर लेवल के जो एग्ज़ाम है दिए हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए हैं। तो जो कम लेवल के जिसका मतलब कि पे लेवल कम है, उस एग्ज़ाम को मैंने कई बार फेस किया और तो मुझे पता है कि उसमें जो किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने जो इसमें क्वेश्चंस डाला है वो उसी लेवल के हैं और मैंने अपने एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पे डाला है। और क्योंकि जो आप देखेंगे कि एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी बहुत वाइड, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल है ना, आपको उसी के हिसाब से पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रखा है और डिस्क्रिप्टिव रखने का रीज़न यही है कि एक तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो रहेंगे, अगर आप थोड़ा-सा उसके बारे में पढ़ लेंगे तो याद करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। और इसके अलावा जो है एक एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से कई बार 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन है और ये 50 क्वेश्चन के जस्ट बाद मैं दूसरा सेट जो है अपलोड करूँगा। मैंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे रखी थी क्योंकि मैं वीडियोज़ बना नहीं पा रहा था आपके लिए ड्यूटी जाते हुए। तो मेरी छुट्टी भी एक्सेप्ट हो गई है और मैं जो है अब पर डे जो है कम से कम 2 से 3 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा और सारे टॉपिक्स जो हैं सिलेबस के जो सारे टॉपिक्स हैं उसको मैं कवर करूँगा। और इसके बाद जब टॉपिक कवर हो जाएंगे तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेरे पास पहले पड़े हुए हैं, जो एग्ज़ाम मैंने खुद फेस किया है, वो अपलोड करूँगा। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपकी जो तैयारी है, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कि मैं बहुत अपर लेवल की तैयारी करवा दूंगा, वो नहीं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर जितने एग्ज़ाम, मेरा ये तीसरा जॉब है, तो जितने एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को सबसे बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए सीधा ही जो है चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि वाई इज़ द स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड इंपॉर्टेंट फॉर ड्रेसर। ड्रेसर को जो है एनाटॉमी क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों अध्ययन करना चाहिए? तो क्या होता है, शरीर का रचना विज्ञान को समझने से एक ड्रेसर को शरीर के अंगों की पहचान करने, घाव का सही पता लगाने और प्रभावी ढंग से ड्रेसिंग लगाने में मदद मिलती है। यह उचित देखभाल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब आपको एनाटॉमी और क्या नाम है, फिजियोलॉजी पता होगी तो ड्रेसिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? तो मतलब कि शरीर क्रिया विज्ञान क्या है? फिजियोलॉजी को शरीर क्रिया विज्ञान बोलते हैं, ये है क्या? तो शरीर क्रिया विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित जीवों और उनके अंगों के समान कार्यों से संबंधित है। ये बताता है कि शरीर की प्रणालियाँ कैसे काम करती हैं और आपस में क्रिया करती हैं। ठीक है, कोई भी अंग जो शरीर का है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, तो इनके कार्य क्या है और ये किस तरीके से कार्य करती है, वो जो है फिजियोलॉजी में बताया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है। तो एनाटॉमी जो है शरीर रचना विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर और उसके अंगों की संरचना के अध्ययन से संबंधित है या इन संरचनाओं के संगठन और संबंधों की जांच करता है। तो ऊपर वाला जैसे कि कैसे क्रिया करता है वो बताता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि संरचना कैसी है, किस तरीके से बॉडी बनी हुई है, तो ये एनाटॉमी है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी? शरीर रचना विज्ञान की मुख्य शाखाएं क्या है? तो रचना की मुख्य मतलब शरीर का जो बनाया गया है उसके और कौन कौन सी मुख्य शाखाएं हैं? तो मुख्य शाखाओं में स्थूल शरीर रचना विज्ञान, बड़ी संरचनाएं, सूक्ष्म शरीर संरचना विज्ञान और विकासात्मक शरीर रचना विज्ञान शामिल है। इंग्लिश में देखते हैं कि सबसे पहले द मेन ब्रांचेज इंक्लूड ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये 3 चीज़ें जो है आगे क्वेश्चन में बताऊंगा ये तीनों चीज़ें हैं क्या क्या। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट आर द मेन ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी? अब फिजियोलॉजी में भी ब्रांचेज हैं, तो फिजियोलॉजी में क्या क्या ब्रांचेज हैं? तो सेलुलर फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ सेल, इसमें हम पढ़ते हैं कि सेल के फंक्शंस क्या क्या हैं। इसके बाद आपका आ जाए, हिंदी में देखते हैं इसको, मुख्य शाखाओं में प्रणालीगत शरीर की विज्ञान में अंग प्रणालियों के कार्य क्या हैं, कोशिकीय शरीर क्रिया विज्ञान और रोग शरीर क्रिया विज्ञान, रोग से जुड़े कार्यात्मक परिवर्तन शामिल हैं। इसमें हम पढ़ते हैं क्या, फंक्शनल चेंज। ठीक है, फंक्शनल चेंज क्या क्या आता है डिजीज़ में, वो भी हम जो है फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डज एनाटॉमी रिलेट टू फिजियोलॉजी? शरीर रचना विज्ञान शरीर क्रिया विज्ञान से कैसे संबंधित है? ठीक है, तो शरीर रचना विज्ञान शरीर के संरचनात्मक रूपरेखा प्रदान करता है। ठीक है, शरीर का जो रचना विज्ञान जो है, एनाटॉमी जो है, वो संरचनात्मक रूपरेखा प्रदान करता है कि किस तरीके से बॉडी बनी हुई है। जबकि शरीर क्रिया फिजियोलॉजी जो है वो क्या बताता है, ये संरचनाएं कैसे कार्य करती हैं। ठीक है, कि कैसे कार्य करती हैं और संरचना और कार्य आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अब एक एग्जांपल से समझें कि एनाटॉमी में ये बताएगा कि भाई क्या नाम है, हार्ट है, हार्ट जो है क्या नाम है,
उसमें 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है। लेकिन जो ये तो हो गया एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी क्या बताएगा कि वो कैसे ब्लड को पंप करता है, मतलब क्या कार्य है उसका, ये जो है फिजियोलॉजी बताएगा। आशा करता हूँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको समझ में आ गया हो कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों है क्या चीज़। एनाटॉमी शरीर का बनावट, फिजियोलॉजी उसकी कार्य करने की शैली, कैसे कार्य करता है वो। 7th, तो चिकित्सा पद्धति में शरीर रचना विज्ञान का दायरा क्या है कि स्कोप ऑफ एनाटॉमी इन मेडिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो शरीर रचना विज्ञान निदान, सर्जरी और रोगों के भौतिक आधार को समझने के लिए मौलिक है। ठीक है, मतलब एनाटॉमी जो है शरीर का बनावट, शरीर सर्जरी जब होती है तो बनावट पता होगा तभी सर्जरी आप कर पाओगे। ठीक है, और रोगों की भौतिक आधार की, रोग कैसे, रोग जो है किस तरीके से जो है किसी पार्ट पे असर कर रहा है, ये जो है एनाटॉमी में। यह चिकित्सा हस्तक्षेप को का मार्गदर्शन करता है। तो जो भी चिकित्सा में जो है, अगर कोई चिकित्सक के पास जाता है तो ये चीज़ें उनको पता होती है, तो कमियाँ पता चल जाता है कि क्या कमी आई है कार्यात्मक शैली में। 8th, चिकित्सा पद्धति में शरीर क्रिया विज्ञान का दायरा क्या है। अब है ये आगे हम फिजियोलॉजी में, जिसको बोलते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। तो शरीर क्रिया विज्ञान क्या है, तो शरीर क्रिया विज्ञान रोग तंत्र को समझने, नैदानिक परीक्षणों की व्याख्या करने और उपचार के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया की निगरानी करने में मदद करती है। ठीक है, फिजियोलॉजी हेल्प अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म, कि डिजीज कैसे हुआ, इंटरप्रेटिंग डायग्नोस्टिक टेस्टेस, और जो टेस्ट होते हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए, एंड मॉनिटरिंग द बॉडी रिस्पॉन्स, तो जब दवाई हम ले रहे हैं उससे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये हम फिजियोलॉजी में समझते हैं। 9th, शरीर रचना विज्ञान की देखभाल में कैसे योगदान देता है। शरीर रचना विज्ञान जो घाव की देखभाल में कैसे ध्यान देता है, क्योंकि ड्रेसर से रिलेट करना है क्वेश्चंस को। जो ड्रेसर से कोई रिलेट नहीं होगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पूछा नहीं जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनाटॉमी जो है कैसे कंट्रीब्यूट करता है वुंड केयर में, जख्म को सही करने में कैसे एनाटॉमी कंट्रीब्यूट करता है। तो त्वचा की परतों, रक्त वहिकाओं, नसों का ज्ञान, घाव की गहराई, संभवित जटिलताओं और उचित ड्रेसिंग तकनीकों का आकलन करने में मदद करता है। क्या, एनाटॉमी। एनाटॉमी में आप पढ़ेंगे स्किन्स के लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस, ये सब। ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, कितने तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं। इसके बाद नर्व्स किस तरीके से हेल्थ करता है वुंड को। तो ये सब चीज़ें जो है क्या, किसको, मतलब ये सब चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो आपको ड्रेसिंग करने, ड्रेसिंग तकनीकों में हेल्प मिलती है। तो इसलिए जो है कोई भी टॉपिक जो है ना उसको रिलेट ड्रेसिंग से किया जाएगा, क्योंकि आपका मेन काम ड्रेसिंग का होने वाला है। तो इधर उधर की चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती, टॉपिक टू टॉपिक पूछा जाता है। इसके बाद है शरीर के रचनात्मक विज्ञान में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषा। अच्छा, आपको बहुत सारे जो शब्द हैं उसकी परिभाषाएं पता होनी चाहिए। परिभाषा अगर याद नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, आपको एक तरीके से दिमाग में बिठाना है कि चीज़ें हैं क्या, बस ये करना है। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि सेगेटल प्लेन, सेगेटल प्लेन क्या है। ठीक है, तो सेगेटल प्लेन शरीर के को दाएं और बाएं भागों में विभाजित करता है। मध्यसाजिटल प्लेन जैसे समान रूप से विभाजित करता है। तो ये क्या है कि सेगेटल प्लेन जो है ना शरीर को दो भागों में विभाजित करता है, बस ये बात ध्यान रखिए। सेगेटल प्लेन जो होता है वो शरीर को लेफ्ट और राइट, हॉरिजॉन्टल या फिर डायगोनल, इस तरीके से विभाजित करता है। इसके बाद है कि फ्रंटल प्लेन क्या है। ये फ्रंटल प्लेन, तो फ्रंटल प्लेन क्या है, द फ्रंटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर फ्रंट एंड पोस्टीरियर बैक पार्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉरिनल प्लेन। तो फ्रंटल प्लेन क्या करता है, शरीर को समान पूर्वकाल और पश्चकाल, मतलब पूर्व और पश्चिम, पीछे, सामने या फिर पीछे के भागों में विभाजित करता है कि कौन सा भाग आगे है और कौन सा भाग पीछे है। इसे कॉर्नल प्लेन के रूप में कहा जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझे तो कॉर्नल प्लेन क्या है, शरीर को दो भागों में डिवाइड करता है, फ्रंट और बैक। कौन सा पार्ट फ्रंट का हिस्सा है और कौन सा पार्ट जो है बैक का हिस्सा है, बस इतना आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं फ्रंटल प्लेन। व्हाट इज द ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, तो ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन शरीर को बेहतर ऊपरी और अवर निचला, ऊपर और नीचे भागों में विभाजित करता है। इसे 36 प्लेन भी कहा जाता है। क्या समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है कि दो भागों में, पहले तो हमने जब ऊपर पढ़ा फ्रंटल में तो क्या है कि बैक और फ्रंट पे कौन कौन सा है, और इसके बाद इसमें ऊपर और नीचे कौन सा है, ये भागों में डिवाइड करता है। इसके बाद है सुपीरियर कार्नियल। सुपीरियर कार्नियल क्या है, सुपीरियर कार्नियल रेफर्स टू पोजीशन अबव और क्लोजर टू हेड देन अदर पार्ट ऑफ बॉडी। सुपीरियर या कार्नियल शरीर के किसी अन्य भाग को तुलना में ऊपर या सिर के करीब की स्थिति को संदर्भित करता है। यह भी एक तरीके से पार्ट को बताने का तरीका है कि सुपीरियर कौन सा है और कार्नियल कौन सा है। सुपीरियर जो है अन्य भागों की तुलना, सिर, ये सिर की बात होती है कि सिर के जो पार्ट हैं सुपीरियर और कार्नियल है। ये मैं अभी इसमें डायग्राम नहीं आ पाएगा इस वीडियो में, आप अगर गूगल करेंगे तो सुपीरियर और कार्नियल जब डालेंगे तो आपको डायग्राम में ईजिली दिख जाएगा। बाकी मैं आगे क्वेश्चन में और एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। 15th, डिफाइन टर्म इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर कॉर्डल शब्द को परिभाषित करें। तो इन्फीरियर और कॉर्डल रेफर टू पोजीशन बिलो और क्लोजर टू द फीट देन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इन्फीरियर या कॉर्डियल शरीर के किसी अन्य भाग की तुलना में नीचे या पैरों के करीब की स्थिति को संदर्भित करता है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, सर की बात हो रही थी, ये पैर के करीब की बात हो रही है। ठीक है, इंटीरियर कॉर्डियल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, डिफाइन द टर्म एंटीरियर। डिफाइन द टर्म एंटीरियर, एंटीरियर वेंट्रल शब्द को परिभाषित करें।
तो एंटीरियर वेंट्रल शरीर के सामने की सतह को संदर्भित करते हैं। फ्रंट की सतह जो होती है उसको एंटीरियर या वेंट्रल बोलते हैं, वेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म पोस्टीरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियर शब्द को परिभाषित करें। पोस्टीरियर और डॉर्सल रेफर टू बैक सरफेस ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर क्या है? पीछे के सरफेस जो होता है उसको पोस्टीरियर बोला जाता है। 18वां, मेडियल शब्द को परिभाषित करें। तो मैं ये एक तरीके से काल्पनिक लाइन है और इसके पास जो है मिड लाइन के बॉडी के पास जो भी चीज़ें होती है उसको मेडियल लाइन बोला जाता है। ठीक है, 19, लेटरल शब्द को परिभाषित करें। तो लेटरल रेफर्स टू द पोजिशन फर्दर अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो लेटरल क्या है? जैसे मैंने बोला काल्पनिक लाइन होती है मिडल में, उसको मीडियल बोला जाता है। तो उसी तरह जो इस लाइन से जो दूर होता है, ठीक है, उसको लेटरल बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है खाली। डिफाइन द टर्म प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल शब्द को परिभाषित करें। तो प्रॉक्सिमल रेफर टू द पोजीशन क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब टू द बॉडी ट्रंक। इट्स मेनली यूज फॉर लिम्स। प्रॉक्सिमल शरीर के धड़ से एक अंग के जुड़ाव बिंदु के करीब की स्थिति को संदर्भित करता है। यह मुख्य रूप से अंगों के लिए उपयोग किया जाता है। किसको? प्रॉक्सिमल को। 21, डिस्टल शब्द का परिभाषित करें। तो डिस्टल शब्द से डिस्टल क्या है? शरीर के धड़ के से एक अंग के जुड़ाव बिंदु से दूर स्थित संदर्भित करता है। या प्रॉक्सिमल को विपरीत है। ठीक है, प्रॉक्सिमल जैसे बताया था उसका बिल्कुल ही मतलब अपोजिट जो है डिस्टल बोला जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रॉक्सिमल का अपोजिट क्या है, आपको डिस्टल याद रखना है, वैसे फ्रंटल का लेटरल याद रखना है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं जो है ये PDF जो है आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। कुछ चीज़ें मे भी अगर मुझसे समझ नहीं आएंगी आपको, बस ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो भी चीज़ें मैंने डाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ चीज़ें मैं समझा पाने में नहीं हो पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा तो उन चीज़ों को आप अलग से गूगल कर करके आपको पढ़ना है। बस मैं इतना कंफर्म कह सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने डाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है डिफाइन द टर्म सुपरफेशियल। सुपरफेशियल शब्द को परिभाषित करें। सुपरफेशियल रेफर्स टू अ पोजीशन क्लोजर टू सरफेस ऑफ द बॉडी। तो सरफेस क्या था? बैक साइड का पूरा सरफेस। तो उसके पास का जो सबसे होता है उसको वो जो बोलते हैं सुपरफेशियल बोले जाते हैं। सुपरफेशियल शरीर की सतह के करीब की स्थिति को संदर्भित करता है, ये ध्यान रखना है। डिफाइन द टर्म डीप। डीप शब्द को परिभाषित करें। डीप रेफर्स टू पोजीशन फर्दर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। डीप शरीर की सतह से दूर की स्थिति को संदर्भित करता है। ठीक है, डीप मतलब वैसे तो गहरा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है सतह से जो दूर की स्थिति है, सरफेस, बॉडी का सरफेस, उससे दूर की स्थिति। शरीर का अक्षीय क्षेत्र क्या है? एक्सियल रीजन ऑफ द बॉडी। एक्सियल रीजन बॉडी क्या है? अक्षीय क्षेत्र में सिर, गर्दन, धड़, छाती, पेट और श्रेणी शामिल है। शरीर के मुख्य धुरी बनाता है। ठीक है, क्या है ये? एक्सियल रीजन इंक्लूड द हेड, नेक, ट्रंक, चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। इट फॉर्म द मेन एक्सेस ऑफ द बॉडी। एक्सेस ऑफ द बॉडी मतलब मेन जो है एक तरीके से मेन बॉडी का जो हो गया सिस्टम जो है वो एक्सेस ऑफ द बॉडी हुआ। शरीर का उपांग क्षेत्र क्या है? तो शरीर इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी। तो उपांग क्षेत्र में अंग, हाथ और पैर, अक्षीय कंकाल, कंधे और कूल्हे इसके जुड़ाव शामिल हैं। कुल मिलाकर के ये अपेंडिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपेंडिकुलर रीजन वो हो गए जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं। ठीक है, कैसे? जैसे हाथ पैर के जॉइंट्स, कंधे और कूल्हे के जॉइंट्स, जहाँ से ये जुड़ाव होता है उसको अपेंडिकुलर रीजन बोलते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शरीर में ऊतक क्या है? टिश्यू क्या है इंग्लिश में बोला जाए तो? ऊतक समान कोशिकाओं के समूह होते हैं जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं। 4 मुख्य प्रकार के हैं। ठीक है, तो ऊतक क्या होता है? काफ़ी सारे सेल्स मिलकर के जो है टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए बनते हैं? एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए। बस इतना याद रखना है, बॉडी जो है सेल से बनी हुई है और काफ़ी सारे सेल्स मिल करके जो है टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू का क्या कार्य? एक विशेष कोई कार्य होता है, उसके लिए एक साथ काम करते हैं ये। व्हाट आर द एपिथेलियल टिश्यू? अब टिश्यू के जो 4 पार्ट हैं, मुख्य 4 पार्ट हैं, पूछा जा सकता है टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है एपिथेलियल टिश्यू, इसको बोलते हैं उपकला ऊतक। क्या है हिंदी में? तो एपिथेलियल टिश्यू कवर बॉडी सर्फेसेस लाइक कैविटीज एंड फॉर्म ग्लैंड्स। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। उपकला ऊतक शरीर की सतहों को ढकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? शरीर की सतहों को ढकते हैं, मतलब कि स्किन होगा इसका। ठीक है, और ग्रंथियाँ बनाते हैं। ग्रंथियाँ का मतलब क्या है कि ग्रंथियों को क्या बोलेंगे? ग्लैंड्स बनाते हैं। ठीक है, और वे सुरक्षा, स्त्रव और अवशोषण प्रदान करते हैं। सुरक्षा प्रदान करते हैं बाहर के चोट लगने से और इन सारी चीज़ों से। स्त्रव मतलब सिक्रेशन, सिक्रीट करते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ों को, और अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। व्हाट आर द कनेक्टिव टिश्यू? अब दूसरा टिश्यू, 4 टिश्यू होते हैं, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या कार्य होता है? तो इसको बोलते हैं हिंदी में संयोजी ऊतक। विभिन्न ऊतकों और अंगों को सहारा देते हैं, जोड़ते हैं और अलग करते हैं। उदाहरण में हड्डी, उपस्थिति और रक्त शामिल है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ? मतलब सहारा देते हैं और जोड़ते हैं। तो जॉइंट्स में यूज़ होता है, तो हड्डी आ गया। और सहारा कौन, बॉडी को सहारा क्या कौन देता है? हड्डी देती है, और इसमें रक्त भी शामिल है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया? ये सारी चीज़ें होंगी। तीसरे टिश्यू की बात करते हैं, मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू क्या है?
ये मांसपेशी ऊतक गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीनों प्रकार के कंकाल, चिकनी और हृदय की मांसपेशियाँ। जितने भी हमारे मसल्स बने हुए हैं वो कौन से टिश्यू से बने हुए हैं, वो मसल्स टिश्यू से बने हुए हैं। ये तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चौथा जो है तंत्रिका ऊतक, ठीक है, नर्वस टिश्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका टिश्यू क्या हो गया? तंत्रिका उदक विद्युत संकेतों को प्रसारित करते हैं और शरीर के कार्यों को सामान्य करते हैं। वे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों में पाए जाते हैं। अब ये क्या है, नर्वस टिश्यू क्या है कि सिग्नल्स भेजने का कार्य करते हैं। लाइक अगर आपको खाना खाना है, ठीक है, तो वही सिग्नल भेजेंगे कि आपको भूख लग रही है, इस तरीके से। तो नर्वस टिश्यू का काम मोस्टली दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद अब आ जाइए सेल। तो सेल का सबको पता है, सेल जो है शरीर का सबसे सूक्ष्म भाग है और पूरे सेल से ही, सूक्ष्म भाग से ही पूरे शरीर का जो है निर्माण हुआ है। ये सेल के बारे में पता होगा। अब सेल का ना स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सेल का जो है, द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल दैट कंट्रोल व्हाट एंटर एंड एग्जिट्स द सेल मेंटेनिंग इट इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो कोशिकी का झिल्ला जो होता है, ये मैंने सेल बना दिया। तो ये जो सेल है, ये जो कि बाहरी झिल्ली जो है उसको कोशिका झिल्ली बोला जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो है बाहरी झिल्ली है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली की बाहरी सीमा और सीमा है जो नियंत्रित करती है कोशिका में क्या प्रवेश करता है और क्या बाहर निकलता है, जिससे उसका आंतरिक वातावरण बना रहता है। इसके बाद आते हैं व्हाट इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो कोशिका का केंद्रक क्या है? तो अभी मैंने सेल का एक डायग्राम बना करके बनाया था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक चीज़ ऐसे होती है, ये तो सेल वॉल हो गया, और ये जो है क्या है कि न्यूक्लियस हो गया। एक बड़ी सी चीज़ होती है, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है आगे वाले क्वेश्चन में बताता हूँ। ये न्यूक्लियस आपको समझ में आ गया, ये बीच में जो एक बड़ा सा पार्ट होता है। तो केंद्र कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, जिसमें अनुवांशिक सामग्री डीएनए होती है और यह कोशिकाएं गतिविधियों को निर्देशित करती है। तो क्या है ये डीएनए? ये क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो सेल के अंदर होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, ये अनुवांशिक सामग्री डीएनए इसी में होती है, न्यूक्लियस में ही होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, यह कोशिकाएं गतिविधियों को निर्देशित करती है। ये सेल को जो है ना डायरेक्ट करती है, डायरेक्टिंग सेलुलर एक्टिविटीज़, क्या एक्टिविटी करना है वो न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस जो है एक तरीके से बिल्कुल मेन पार्ट हुआ सेल का। इसके बाद है कोशिका द्रव्य क्या है, ठीक है, कि साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो क्या है। तो जब मैंने ये सेल बनाया, ठीक है, ये वॉल बनाई थी मैंने, सेल वॉल, और मतलब झिल्ली, बाहरी झिल्ली, ये मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बनाया था। अब इसमें बहुत सारी ना, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो लिक्विड्स होती है अंदर, ठीक है। तो लिक्विड्स जो होती है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अंदर जितनी भी लिक्विड्स होगी ना, जिसमें सारी चीज़ें तैर रही होगी, उसको कोशिका का द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव जो है कोशिका झिल्ली के भीतर जेल जैसा पदार्थ है जो केंद्रक को घेरता है और विभिन्न अंगक रखता है। मतलब जितने भी अंग हैं सेल के, वो क्या नाम है, किस में तैरता रहता है, बताया था मैंने, साइटोप्लाज्म में। इसके बाद है डिफाइन बोन्स इन द स्केलेटल सिस्टम। तो कंकाल प्रणाली में हड्डियों को परिभाषित करें, बोन्स को। तो हड्डियां कठोर अंग है जो कंकाल बनाती है। हड्डियां क्या बनाती हैं? कंकाल बनाती हैं। सहारा प्रदान करती है, बॉडी को सहारा कौन देता है? कंकाल देता है। सुरक्षा करती हैं, किससे सुरक्षा करती है? बाहरी चोट से, जैसे कि मान के चलो हमारे फेफड़े हैं, तो जो महत्वपूर्ण अंग है उसको ढकने का कार्य किससे किया जाता है? हमारे जो रिब्स हैं, ठीक है, जो रिब्स की हड्डियां हैं वो उनको जो है ढकने का, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। और मांसपेशियों से जुड़ने पर गति को सक्षम बनाती हैं। और जब मसल्स मिल जाते हैं तो हम हाथ पैर ऊपर नीचे हिला डुला सकते हैं, सारे कार्य कर सकते हैं। तो बोन्स का फंक्शन बहुत ईजी है, ये बॉडी से रिलेटेड है, आपको दिख भी रहा होगा, ये सब चीज़ें आंखों से देखी जा सकती है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आए तो आप कर सको। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि बॉडी को सपोर्ट करना किसका कार्य है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा प्रोटेक्शन देना किसका कार्य है, और मूवमेंट देना किसका कार्य है। तो तीनों क्वेश्चन में जो है इसका आंसर जो आएगा वो बोन ही आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कराने का यही फायदा है कि अगर एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप उसको इजीली कर सकें। तो साथियों, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, आप वैसे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, आपने चैनल को अपना समझा हुआ है, लेकिन और सपोर्ट की ज़रूरत है, और मोटिवेशन की ज़रूरत है, कमेंट करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, जो भी मन में सवाल हो पूछें। मैं लगभग हर कमेंट का जवाब जो है, जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देता हूँ। इसके अलावा जो है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर ज़रूर जुड़ें, ताकि जो चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसका आप PDF लेकर के उसको प्रिंट निकलवा के उस पर गहन स्टडी कर सकें। और मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मेहनत करके निकाल रहा हूँ, वो मेरे अनुभव के आधार पे है। यूट्यूबर्स लोग पढ़ा रहे होंगे, बेसिकली दे आर टीचर्स, आई एम नॉट, आई एम कैंडिडेट लाइक यू। और मैं जो है कैंडिडेट जो हूँ, इतने सारे एग्जाम दे के बना हूँ, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ और जो है आप सपोर्ट करेंगे। चलिए 35 क्वेश्चन देखते हैं कि डिफाइंड जॉइंट्स इन द स्केलेटल सिस्टम। तो कंकाल प्रणाली ऊपर पढ़ा ली हमने, कंकाल प्रणाली में जोड़ों को परिभाषित करें। तो जोड़ क्या है? एक जोड़ वह बिंदु है जहाँ 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ मिलती है, ठीक है भाई। जोड़ पे तो 2 हड्डियाँ मिलेगी तभी तो वो जोड़ कहलाएगा। तो लेकिन कुछ जोड़ ऐसे होते हैं 2 से ज़्यादा हड्डियाँ भी वहाँ पे मिलती है, तब भी उसे जॉइंट्स ही बोला जाएगा, जो ज़्यादातर मामलों में गति की अनुमति देती है। गति का मतलब ये नहीं है कि दौड़ने लग जाना, गति का मतलब है कि हम उसको मूवमेंट कर सकते हैं, राइट लेफ्ट, उठाना बिठाना, ये सारी चीज़ें वो शरीर की गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? जॉइंट्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है
कि शरीर की गतिशीलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो जॉइंट्स है, ठीक है। इसके अलावा जॉइंट्स किसको बोलते हैं, जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा हड्डियाँ जो है मिलती हैं, तो जॉइंट्स बोलते हैं। 26वां, डिफाइन कार्टिलेज इन स्केलेटल सिस्टम, तो कंकाल प्रणाली में उपस्थित को परिभाषित करें। कंकाल प्रणाली में उपास्थि अच्छा उपास्थि बोलते हैं कार्टिलेज को, ठीक है। तो उपास्थि एक लचीला संयोजी ऊतक है जो जोड़ों पर कुशनिंग और शरीर के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। तो कार्टिलेज क्या होता है, हड्डी के ऊपर जो है एक लचीला सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, कुशनिंग का काम करता है। कुशनिंग मतलब कि थोड़ा सा स्पंजी बनाता है उसको, और इससे क्या फ़ायदा होता है कि संरचनात्मक जो है सहायता प्रदान करता है मूवमेंट करने में। कई बार क्या होता है, आप ना टिश्यू फ्रैक्चर हो जाता है, एक तो एक कार्टिलेज अगर टूट गया तो फिर मूवमेंट में दिक्कत होने लग जाती है, तो कार्टिलेज के लिए भी जो है ऑपरेट फिर करना पड़ता है। तो कार्टिलेज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन मसल्स इन द मस्कुलर सिस्टम, तो मांसपेशी प्रणाली में मांसपेशियों को परिभाषित करें, ठीक है। मसल्स क्या होते हैं, तो मांसपेशियां तंतुओं से बने होते हैं, तंतु मतलब कि टिश्यू। अब देखो क्वेश्चन कैसे, सबसे पहले शरीर का सबसे छोटा मतलब सबसे मिनिमम संरचनात्मक पार्ट जो है वो आपको सेल बताया मैंने, सेल है। बहुत सारे सेल मिल करके टिश्यू बनाए, ठीक है। अब बहुत सारे टिश्यू कंपोज्ड ऑन फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे टिश्यू मिल करके क्या करते हैं, वो मांसपेशियां बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, सबसे छोटी चीज़ से लेकर के हम सबसे बड़ी चीज़ों तक जा रहे हैं। तो टिश्यू, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद मसल्स, ठीक है। तो मांसपेशियां तंतुओं से बने होते हैं, बहुत सारे तंतुओं से मिलकर मांसपेशियां बने हैं, ऊतक होते हैं जो सिकुड़ सकते हैं, जिससे शरीर या उसके अंगों की गति होती है। मतलब कि जैसे हम हाथ अगर ऊपर करते हैं तो हमारे मसल्स सिकुड़ते हैं, नीचे करते हैं तो फैलते हैं, इस तरीके से। 38, टेंडन्स, ठीक है। टेंडन क्या होते हैं, तो टेंडन क्या होता है, टेंडन कठोर रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं जो मांसपेशियों को क्या करते हैं, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, मांसपेशियों के संकुचन के बल को कंकाल के हिलने के लिए संरचित करते हैं। अच्छा, टेंडेंट क्या होता है, जैसे हमारे घुटने हैं, ठीक है। घुटनों में जब मैं ऑपरेशन थिएटर में था तो मैंने टेंडेंट देखे। टेंडेंट क्या होता है, 4 टेंडेंट होते हैं जो हड्डियों को जो है आपस में जोड़ने का काम करते हैं, बहुत मजबूत होते हैं टेंडेंट जो है, ठीक है। तो वो टेंडेंट जो है कठोर होता है, वो क्या करता है, जोड़ों को ना जोड़े रखने में हेल्प करता है। तो और उससे क्या होता है कि आपको जो है मूवमेंट करने में ईजी हो जाता है। तो टेंडन कठोर रेशेदार संयोजित ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डियों को जोड़ते हैं और मांसपेशियों को संकुचन के बल को कंकाल को हिलने के लिए संचालित करते हैं, ठीक है। 39, डिफाइन लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होता है, रेशेदार संयोजी ऊतक है होते हैं जो हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ते हैं, जिससे जोड़ों को स्थिरता मिलती है। और टेंडेंट और लिगामेंट्स जो है लगभग सेम चीज़ है, तो आपको बस लिगामेंट याद रखना और टेंडेंट याद रखना और दोनों की खाली कि फंक्शंस याद रखना, इससे ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना, नहीं तो लिगामेंट्स के भी बहुत सारे, लिगामेंट्स के भी बहुत सारे जो है क्या नाम है पार्ट होते हैं, कौन सा लिगामेंट है, लिगामेंट के नाम होते हैं। आपको इतना नहीं, खाली लिगामेंट और टेंडेंट का, टेंडेंट क्या कार्य, टेंडेंट कठोर होता है और संकुचन के बल को कंकाल को हिलाने में मदद करता है, ठीक है। और ये क्या है, जोड़े रखने में मदद करता है लिगामेंट्स जो है। 40, हर्ट, डिफाइन हर्ट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, सो संचार प्रणाली में हृदय को परिभाषित करें। तो हर्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हार्ट का क्या फंक्शन है कि भाई ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पंप करना, ऑक्सीजन के माध्यम से ही जो है ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन सब जगह सप्लाई करना, और ब्लड के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स भी सब जगह प्रोवाइड करवाना। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए कि इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ऑक्सीजन किस माध्यम से जो है पूरे शरीर में जो है फैलता है, तो आप ब्लड के माध्यम से, और ब्लड कैसे फैलता है, वो हार्ट के पंप के थ्रू। न्यूट्रिएंट्स कैसे जाते हैं सारे शरीर में, ब्लड के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद 41, अभी बातों बातों में मैंने बताया था लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। उसी तरह अब आ गया आर्टरीज, डिफाइन आर्टरीज इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, संचार प्रणाली में धमनियों को परिभाषित करें। तो आर्टरीज जो है वो क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो धमनियाँ रक्त वाहिकाएं होती है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक लेके जाती है, ठीक है। धमनियाँ याद करनी है, नसें जो है ना कई तरीके की होती है, तो जो आर्टरीज है जिसको धमनियाँ बोलते हैं, वो क्या करती है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को, मतलब ब्लड जो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, वो हृदय से शरीर के बाकी अंगों तक लेकर के जाती है। ये बिल्कुल बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। मैं 99% चांस है कि क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है वेन्स, ठीक है। 2 तरीके की नसें होती है, ये भी आपको क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सी, तो आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। आर्टरीज का क्या कार्य है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को सारे शरीर में फैलाना, और वेन्स का क्या कार्य है, तो वेन्स का कार्य है नसें रक्त वाहिकाएं होती है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों से वापस हृदय तक लेकर के जाती है। अब जैसे जब उसने पंप किया तो आर्टरी सब जगह जो है लेकर के गई ऑक्सीजन युक्त, अब जब ऑक्सीजन खत्म हुआ तो बाकी जो वापसी जो लाना है ब्लड विदाउट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन जिसमें नहीं है हार्ट तक लाने का, तो वो जो है कौन सा कार्य करती है, वो वेन्स करती है। चलिए, संचार प्रणाली में कोशिकाओं को परिभाषित करें। तो
कोशिकाएं छोटी रक्त वाहिकाएं होती है। कोशिकाएं क्या होती है? छोटी रक्त वाहिकाएं होती है, जहां रक्त और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन और पोषण तत्वों का आदान प्रदान होता है। तो कैपिलरीज आर टाइनी ब्लड वेसल्स, ठीक है, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जहां ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और ब्लड एंड टिश्यू से जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है एक्सचेंज होते हैं। ये बस याद रखना है आपको। रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में घूमता है, पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है। ब्लड क्या है? फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये भी ब्लड अगर पूछा जाए ब्लड सेल है या क्या है, तो ये क्वेश्चन बनता है ब्लड है क्या। तो ब्लड जो है एक तरीके से जो है टिश्यू है, ठीक है, जो पूरे शरीर में घूमता है और पदार्थों का परिवहन करता है, सामान को जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है, चाहे उसमें पदार्थ कौन कौन से हो, ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिएंट्स। श्वसन प्रणाली में फेफड़ों को परिभाषित करें तो फेफड़े मतलब लंग्स। तो लंग्स जो है, लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी, ठीक, रेस्पिरेशन वेयर गैस एक्सचेंज ऑकर्स, ठीक है। तो लंग्स जो है हमारा क्या करता है? सांस लेने में हमारी मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ा जो है अंग है किस चीज़ का? रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन प्रणाली का सबसे बड़ा अंग पूछा जा सकता है कि श्वसन प्रणाली का सबसे बड़ा अंग क्या है? लंग्स है। वो क्या करता है? वो गैस एक्सचेंज करने का कार्य करता है। 46 श्वसन प्रणाली में श्वास नली को परिभाषित करें। तो श्वास नली क्या है? जब हम गले में सांस लेते हैं तो ये जो गले से नीचे तक जो सांस फेफड़े तक लेकर के जाता है उसको विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। कनेक्ट द लैरिंक्स एंड ब्रोंकी। तो श्वास नली वह वायुमार्ग है जो स्वर तंत्र, ठीक है, स्वर तंत्र जहाँ से हमारी आवाज़ें निकल रही है, लैरिंक्स इसी को बोलते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ निकल रही है, जहाँ से हम कुछ घोटते हैं, या जो मेन है गले के जस्ट नीचे आपको फील होता होगा, और स्वर तंत्र को ब्रोंकाई से जोड़ता है, ठीक है। तो वायुमार्ग है जो स्वर तंत्र को ब्रोंकाई से जोड़ता है। ब्रोंकाई मतलब कि फेफड़े के पास का पार्ट है, वो आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा। श्वसन प्रणाली में ब्रोंकाई को परिभाषित करें तो ब्रोंकाई क्या है? तो ब्रोंकाई आर द एयरवेज इन द लंग्स दैट ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ट्रेकिया, ठीक है। ब्रोंकाई फेफड़ों में वायु मार्ग है जो श्वास नली से शाखा करते हैं। तो जो है फेफड़े के अंदर जो है ब्रोंकाई होता है, और वो है उसमें जो है वो एक तरीके के वायु मार्ग है जो श्वास नली से शाखा करता है, श्वास में फ्रॉम द ट्रेकिया, ठीक है। तो इंग्लिश में देखें ब्रोंकाई आर द एयरवे इन द लंग्स दैट ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ट्राइकिया। नेक्स्ट देखते हैं पाचन तंत्र में पेट को परिभाषित करें तो स्टमक इज द जे शेप्ड ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड। तो पेट क्या है? तो पेट का आपको पता होना चाहिए, पेट एक जे प्रकार का अंग है, जे जैसा शेप आता है जब आप देखेंगे उसको, तो जो भोजन को पचाता है। पाचन तंत्र में आंतों को परिभाषित करें। पाचन तंत्र में आंतों को परिभाषित क्या करना है कि आंतें लंबी नलिकाएं होती है जहां आगे पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। जो भी हम खाते हैं आंत जो है उसमें से जो है पोषक तत्व को जो है एब्जॉर्व करती है, ठीक है। पाचन तंत्र में यकृत को परिभाषित करें, लीवर को। तो द लीवर इज अ लार्ज ऑर्गन दैट प्रोड्यूस बाइल एंड परफॉर्म मैनी मेटाबॉलिक फंक्शन। तो यकृत एक बड़ा अंग है जो पित्त का उत्पाद करता है और कई जो है पचन कार्य करता है, क्या? लीवर। तो लार्जेस्ट ऑर्गन भी अगर पूछा जाए तो इसमें आंसर जो है लीवर ही आएगा। तो ये 50 क्वेश्चन थे। इसके अलावा ये मैंने लगभग 100 क्वेश्चन का सेट बना रखा है क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। तो फटाफट ये 50 क्वेश्चन आप देखें, कमेंट करें। अगर आपको ठीक लगेगा तुरंत जो है मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है ये अपलोड करूँगा, और आप जो है अपने रिव्यू जरूर दें। अगर मुझसे कुछ कमियाँ हो रही है तो आपको वो भी मुझे बताना है, क्योंकि ये जो मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब, ये कहीं ना कहीं आप लोगों की भलाई के लिए हो सकता है। मुझसे कुछ कमियां हो रही हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में उस कमियों को भी बताएं ताकि मैं उसका सुधार कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करें, शुक्रिया।